students, one of the most important feature in any database management system is to control the different subsets in datasets, in databases. उन सबसेट्स को डिराइव करने में, उन सबसेट्स को टैकल करने में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड हमें हेल्प करती है वो इफ़ की कमांड है. यानी इफ़ दिस इज़ सो देन व्हाट हैपन, इफ़ दिस इज़ सो देन व्हाट हैपन्स. सो इस सेशन में हम उस इफ़ की स्टेटमेंट को आर में कैसे हैंडल करेंगे इसको हम सीखेंगे. आर में इफ़ की स्टेटमेंट के 2-3 वर्जन्स हैं, कुछ एक्सप्लिसिट हैं और कुछ इम्प्लिसिट है. यानी कुछ में हम इफ़ की स्टेटमेंट को इफ़ के नाम के साथ यूज़ करते हैं और कुछ में हम इफ़ की स्टेटमेंट को इफ़ के नाम को यूज़ किए बगैर यूज़ करते हैं. तो आइए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि आर में कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे डेवलप करते हैं, कहाँ पे इफ़ का इस्तेमाल होता है और कहाँ पे इम्प्लिसिटली हम इफ़ को यूज़ कर रहे होते हैं. जी स्टूडेंट्स, ये मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है जो सैम्पल डेटा फ़ाइल है. डेटा में मैंने उसको हाईलाइट भी किया हुआ है. एम्प्टी कार्स के नाम की वो फ़ाइल है और उसके कंटेंट आपके सामने ओपन है. ये मुख्तलिफ़ गाड़ियों का मुख्तलिफ़ कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर, उनके माइल्स पर गैलन, एक गैलन में वो कितने माइल करती हैं, उनके नंबर ऑफ़ सिलेंडर, उनका इंजन डिस्प्लेसमेंट, हॉर्स पावर, यानी मुख्तलिफ़ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू इसमें मौजूद हैं. और ये इन टोटल मुझे इस वक्त पता नहीं कि कितनी गाड़ियाँ हैं. तो लेट्स सी, हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इनमें डेटा में कितनी गाड़ियाँ हैं. तो मेरे अगर क्वेश्चन को आप गौर करें, मैं नंबर ऑफ़ वेरिएबल यहाँ पे नहीं जानना चाह रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर डेटा सेट में कितनी गाड़ियाँ हैं. तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल जानने के लिए जो मैं कमांड यूज़ करता हूँ वो आपको पता है कि वो लेंथ की नाम की कमांड है. लेंथ अगर मैं एम्प्टी कार्स करूँगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स मिल जाएंगे जो कि इस केस में 11 है. और अगर मैं किसी एक वेरिएबल को स्पेसिफाई कर लूँ तो और उसकी लेंथ कर लूँ तो वो मुझे उस पर्टिकुलर डेटा में कितनी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे एम्प्टी कार्स $MPG लिखा है और ये मुझे मेंशन कर देगा कि उसमें कितनी गाड़ियाँ. तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये 32 गाड़ियाँ हैं जिनका मेरे पास मुख्तलिफ हवालों से डेटा मौजूद है. अब मैं एक फंक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ जो ये जो वेरी फर्स्ट वेरिएबल है जिसका नाम MPG है, इसकी हर वैल्यू के ऊपर वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाए. क्या फंक्शन हो कि MPG का स्क्वायर के नाम की मेरे पास एक और कॉलम बन जाए. अच्छा, जब मैं कॉलम का नाम लेता हूं तो मुझे सबसे पहले आर को बताना पड़ेगा कि जो वैल्यूज़ मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं वो एक वैल्यू नहीं है, वो 2 वैल्यूज़ नहीं है. तो मुझे पहले बताना पड़ेगा कि उस वेरिएबल में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं. वो कितनी वैल्यूज़ के लिए जो मैं टर्म यूज़ करता हूँ वो अरेज के नाम की टर्म मौजूद है. अरे, बल्कि इसको हम स्टार्ट करेंगे x इज इक्वल टू अरे. तो अरे बेसिकली एक कंप्यूटर वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है कि जब हम एक वैल्यू की बजाय एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को कंप्यूटर के किसी ख़ास पोर्शन में एक सेट बना के स्टोर करना चाहते हैं तो हम अरे की कमांड को यूज़ करते हैं. अब अरे कितनी वैल्यूज़ उसको स्टोर करना चाहता हूँ, 32 वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहता हूँ. तो ये मुझे 32 वैल्यूज़ मैं यहाँ पे इस कमांड के ज़रिए उसको स्टोर कर लेता हूँ. अब x में 32 वैल्यूज़ मेरे पास आ गई. अगर x को क्लिक करूँगा तो मेरे पास 32 के उसने उसका साइज़ मुझे बता दिया. अब उसके बाद मैं फंक्शन यूज़ करूँगा. पहले मैं आपके सामने वो फंक्शन लिख देता हूँ. जो फंक्शन यूज़ करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो इफ़ की कमांड है वो 2 हवालों से यूज़ होती है, एक इम्प्लिसिटली और एक एक्सप्लिसिटली. तो मैं क्योंकि ये कमांड जो है वो x की हर वैल्यू के लिए यूज़ करना चाहता हूँ और इस अरे की हर वैल्यू के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉर लूप, ये टेक्निकल टर्म मैं आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ, इसको हम फॉर लूप कहते हैं. फॉर की कमांड यूज़ करूँगा, फॉर आई इन 1 to 32. अब मैंने ये कंप्यूटर को क्या कमांड दी है कि ये फंक्शन जो इस कमांड के बाद लिखा जाएगा वो
i की तमाम वैल्यूज़ जो कि 1 से लेकर 32 तक के उनके ऊपर अप्लाई हो जाए। i की तमाम वैल्यूज़ जो कि 1 से 32 तक हैं उनके ऊपर अप्लाई हो जाए। यहाँ पे मैं i इन 2 to 32 लिख दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि i की तमाम वैल्यू जो 2 से लेकर 32 तक हैं उनके ऊपर अप्लाई हो जाए। इस वक्त मैंने लिखा है कि i की तमाम वैल्यू जो कि 1 से लेकर 32 तक हैं उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। अब यहाँ पे मैंने कमांड लिखी x और x के आगे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की है। स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब होगा कि अब यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है बल्कि x के अंदर जो डेटाबेस है उसके ऊपर फोकस कर रहा है, और x के आगे क्योंकि कोई कॉमा मैंने यूज़ नहीं किया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रोज़ और मैट्रिक्स इकट्ठी नहीं है बल्कि या तो सिर्फ रो है या सिर्फ मैट्रिक्स है, और x और इसकी वैल्यू i है। जब ये फंक्शन पहली मरतबा इस्तेमाल होगा तो i की वैल्यू 1 होगी, जब ये फंक्शन दूसरी मरतबा चलेगा तो इस i की वैल्यू 2 हो जाएगी, और इसी तरीके से चलते चलते ये 32 तक ये फंक्शन अप्लाई होगा और ये वैल्यू क्या बन जाए, ये MPG का स्क्वायर आ जाए, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं x की MPG की हर वैल्यू का स्क्वायर ले लूँ। इसको जब मैंने क्लिक किया सो यहाँ पे इसने मुझे गलती दी। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसने क्या गलती की? जी, आप डेफिनेटली आपने पकड़ लिया होगा कि MPG तो उसको पता ही नहीं चला कि MPG कहाँ से आया है। MPG तो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो किस डेटाबेस से उसका ताल्लुक है? उसका एम्प्टी कार से ताल्लुक है। तो जब तक मैं कंप्यूटर को ये नहीं बताऊंगा कि MPG वेरिएबल एम्प्टी कार से आया है, उस वक्त तक कंप्यूटर को तो पता ही नहीं चलेगा, और या उस एम्प्टी कार्स को मुझे अटैच करना पड़ेगा कि कंप्यूटर को पता चलना शुरू हो जाए कि अब जो भी वेरिएबल आएगा वो इस पर्टिकुलर डेटाबेस से आएगा। तो अब इस कमांड को हम चेंज करेंगे, एम्प्टी कार्स को मेंशन करेंगे। अच्छा, अब एम्प्टी कार्स को मेंशन यहाँ पे हमने किया ताकि ये पता चल जाए कि ये MPG का वेरिएबल जो है ये एम्प्टी कार से आया है। दूसरी जो गलती यहाँ पे हो रही है, शायद आप लोगों ने नोट की हो कि यहाँ तो मैंने x के बाद i का वर्ड लिख दिया है ताकि कंप्यूटर को पता चल जाए कि x की पहली वैल्यू का मतलब क्या होगा, x की दूसरी वैल्यू का मतलब क्या होगा, x की तीसरी वैल्यू का मतलब क्या होगा। लेकिन MPG में मैंने सिर्फ MPG लिखा है, तो यहाँ पे मैं एक और चेंज करूँगा और इसको यूँ करूँगा। अब इसका मतलब क्या होगा कि जब ये फंक्शन पहली मर्तबा चलेगा तो उसमें i की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पे x 1 आ जाएगा और MPG के आगे भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे दूसरी मर्तबा जब ये फंक्शन अप्लाई होगा तो i की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे x 2 आ जाएगा और MPG में भी 2 आ जाएगा। सिमिलरली ये 32 वैल्यूज़ तक जाते हुए ये फंक्शन सारी वैल्यूज़ को बारी बारी चेंज करता जाएगा। इसको अगर मैं अप्लाई किया इस फंक्शन को तो अब मेरे पास ये फंक्शन अप्लाई हो गया। x की वैल्यूज़ को जब मैं देखना चाहूँ तो ये मेरे पास x की सारी वैल्यूज़ वहाँ पे लिखी हुई आ गई, जो कि हर MPG की वैल्यू का स्क्वायर है। अब अगर मैं इस x की वैल्यू को उस एम्प्टी कार के साथ लिखना चाहूँ, एम्प्टी कार को अगर मैं लिखूँ तो ये मेरे पास उनकी 32 वैल्यूज़ हैं। बाय द वे, क्या आपके जहन में कोई ऐसी कमांड है कि मैं ये सारी वैल्यूज़ की बजाय सिर्फ चंद एक रोज़ लिखूँ? जी बिल्कुल, पिछले सेशन में हमने सीखी थी कि मैं अगर इसको 1 to 5 कॉमा कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि वो फर्स्ट 5 रोज़ शो करेगा, और कॉमे के बाद मैंने क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है वो सारे कॉलम इसके शो कर देगा। तो ये मेरे पास फर्स्ट 5 इसकी रो आ गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे MPG से पहले x का कॉलम भी लिखा हुआ आ जाए, तो उसकी कमांड हमारे पास मौजूद है। C बाइंड हम यूज़ करते हैं। C बाइंड का मतलब है, C का मतलब तो आपको मैंने पहले बताया हुआ है कंबाइन, और बाइंड किसको करना है? हम बाइंड करना है सबसे पहले x को बाइंड करना है एम्प्टी कार्स के साथ। तो यहाँ पे x जो मैंने पहले वेरिएबल बनाया था इसको बाइंड मैंने कर लिया एम्प्टी कार के साथ, और इसको जब मैंने एंटर किया तो ये मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा। ये क्योंकि इसकी विड्थ कम थी तो लिहाजा उसने कॉलम को नीचे लिख दिया। तो यहाँ पे मेरे पास x का कॉलम पहले लिखा आ गया,
MPG और फिर वो जो सारे वेरिएबल लिखे आगे। अगर इस x को मैं यहाँ पे एंड पे लिखना चाहता हूँ तो ये कमांड जो है वो ऑटोमेटिकली बाद में आ जाएगी। अच्छा, ये तो एक तरीका था इफ़ की कमांड को या कंट्रोल की कमांड को बताने का। हमने इफ़ का नाम यूज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इफ़ का सारा स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा है कि इफ़ i इज इक्वल टू 1 तो ये फंक्शन हो जाए, इफ़ i इज इक्वल टू 2 तो ये फंक्शन हो जाए, एंड देन सो ऑन। एक आसान तरीका R में और भी है, वो हर जगह पे तो अप्लाई नहीं होता, लेकिन बहुत सारी जगहों पे वो अप्लाई हो जाता है। यानी मैंने x एक ऐसा वेरिएबल बनाना था जिसमें MPG की सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर हो, तो इसको मैं बड़े आसान तरीक़ों से लिख सकता था, x इज इक्वल टू empty cars MPG स्क्वायर। तो ये एक सिंपल मेथड है और इसमें भी x की वही वैल्यू सारी आ जाएंगी। ये एक सिंपल मेथड है जिसमें R ने वो जो फॉर लूप है उसको मिनिमाइज करके एक कमांड में कर दिया। तो अगर हम R के अलावा किसी और लैंग्वेज में जाते हैं तो हमें वो पूरा फॉर का लूप लिखना पड़ता है डेटाबेस की हर वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन करने का। लेकिन यहाँ पे R में हमें एक एडिड फैसिलिटी मिल गई कि हम उसको वैसे भी यूज़ कर सकते थे। अब यहाँ पे मैं आपको गूगल के थ्रू, अगर हमें भूल गया है कि फॉर कैसे अप्लाई होता है, फॉर का नाम तो हमें याद है लेकिन हमें ये नहीं पता कि फॉर को मैंने अप्लाई कैसे करना है, तो हम गूगल सर्च बॉक्स ओपन करेंगे और सर्च बॉक्स में आसान तरीके से R हेल्प और उसके बाद फॉर लूप, यानी जो मैंने अप्लाई करना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब मेरे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, एक से ज़्यादा फाइल्स आ जाएंगी, और जैसे उसको अप्लाई करते हुए जिस तरह यहाँ पे वेरी फर्स्ट उसको मैं क्लिक किया तो मेरे पास एक पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो कि मेरी हेल्प करेगी R की फॉर लूप को अप्लाई करने में। तो इस तरह की बहुत सारी साइट्स हैं जो कि R को हेल्प करने के लिए हमारे लिए मौजूद हैं। हमें कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी ख़ास जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि R अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ऐसा पैकेज है जो कि वाइडली यूज़ होता है, हर बंदा इसको यूज़ कर रहा है, हर बंदा इसमें मुख्तलिफ मॉड्यूल्स ऐड कर रहा है। हो सकता है इस कोर्स के बाद आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई एक लाइब्रेरी, कोई एक मॉड्यूल डेवलप करें और फिर उसको R का हिस्सा बना दें। अगले सेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम R में लाइब्रेरी डेवलप करने की तरफ कैसे मूव इन करेंगे। इस लेक्चर तक तो मैं सिर्फ आपको हेल्प फाइल तक मैंने लिमिट रखा है ताकि आपको ये पता चल सके कि अगर हमने कोई फंक्शन R के ऊपर करना है और हमें याद नहीं आ रहा कि उसकी लैंग्वेज क्या थी, उसका स्ट्रक्चर क्या था, किस चीज़ को पहले लिखना है, किस चीज़ को बाद में लिखना है, किस चीज़ को दूसरी लाइन में लिखना है, तो आसानी के लिए हम गूगल को यूज़ कर सकते थे। अच्छा, यहाँ पे एक और फंक्शन मैं आपको बता दूँ। पिछले किसी सेशन में मैंने आपको बताया था कि R में इनपुट देने के लिए ये एडिटर भी मौजूद है और यहाँ पे हम एक सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते थे। वो कैसे यूज़ होगा, अभी आपने देखा कि मैंने जब ये फंक्शन अप्लाई किया तो मैंने 2-3 लाइनें लिखी थी। अरे से ये काम शुरू हुआ था, दूसरे नंबर के ऊपर मैंने फॉर का लूप लगाया, i in 1 to 32, और उसके आगे मैंने वो फंक्शन जो भी था वो मैंने लिख दिया। तो अब जब मैंने इसको R के सिंटेक्स को यूज़ किया है तो ये फंक्शन इसको शेड करके इसको मैं कंट्रोल और R का बटन प्रेस करूँगा। कीबोर्ड के ऊपर जो कंट्रोल का बटन है और R का बटन जो ही मैं प्रेस करूँगा तो ये दोनों कमांड उसमें अप्लाई हो जाएंगी। अगर इसके साथ साथ मैं ये भी लिख देता हूँ कि X को वो प्रिंट भी कर दे तो, और इन तीनों फंक्शन को जब मैं अप्लाई करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आप R के एडिटर के ऊपर देख रहे हैं कि इसने इन तीनों कमांड्स को ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दिया। तो ये मेरे पास डुअल फंक्शनैलिटी मौजूद है। अगर हमने कोई कमांड यूज़ करनी है जो कि सिर्फ एक स्टेटमेंट के ऊपर है तो हम ये R कंसोल यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे लिए आसान है। लेकिन अगर हमने कोई सीक्वेंस ऑफ कमांड इकट्ठा यूज़ करना है, जिस तरह अभी आपके सामने मैंने देखा हमने एक सीक्वेंस ऑफ कमांड बनाया जो कि 3 कमांड के ऊपर था, वो यूज़ करना है तो सिंटेक्स की बजाय ये एडिटर
यूज़ करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? अगर हमसे कोई गलती है तो हमें बार बार वो कमांड दोबारा नहीं लिखनी पड़ेगी, बल्कि हम यहीं से उसको गलती को दूर करेंगे और इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेंगे। जबकि कंसोल के ऊपर अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो हमें नए सिरे से वो काम दोबारा करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे वो काम नए सिरे से नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो कमांड जहाँ पे वो गलती हुई है वहाँ से हम उसको ठीक करके आगे चलेंगे। जो आर के प्रोग्रामर हैं उनकी आदत है कि वो सबसे पहले इस आर एडिटर के ऊपर अपना सीक्वेंस ऑफ कमांड लिख लेते हैं और वंस दे आर डन फिर उसके बाद उसको अप्लाई करके देख लेते हैं ताकि उसको यूज़ कर सके। जब हम कोई फंक्शन या कोई लाइब्रेरी यूज़ करेंगे तो भी हम यही एडिटर को यूज़ करेंगे ताकि उसको बाद में सेव किया जा सके, क्योंकि आर कंसोल के ऊपर जो चीज़ें हैं जो ही आप आर को बंद करेंगे तो वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आर एडिटर में जो चीज़ें हैं इसको आप फाइल को बड़ी आसानी के साथ सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में फ्यूचर यूज़ के लिए, क्योंकि जो ही आप फ्यूचर यूज़ में आर को ओपन करके इस लाइब्रेरी को, इस फंक्शन को रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी तरीके से, उसी सीक्वेंस से वो सारी फाइल जो कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस सेशन में हमने देखा कि आर में डिफरेंट डेटाबेसेस को कंट्रोल करने के लिए हम इफ़ की स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं। इसका एक एक्सप्लिसिट यूज़ है, एक इम्प्लिसिट यूज़ है। एक्सप्लिसिट में हम इफ़ की स्टेटमेंट को इफ़ के नाम के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इम्प्लिसिट यूज़ में इफ़ नाम के साथ इस्तेमाल नहीं हो रही होती बल्कि इसके कुछ और वर्जन्स है, लाइक फॉर, नेक्स्ट लूप, लाइक वाइल स्टेटमेंट, और फिर हमने डेटाबेस को उसकी ब्रैकेट्स के थ्रू कंट्रोल किया। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।